मैं ज्ञानेश्वर पांडे आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग गैस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस का, चैप्टर 1 का मिसलेनियस का जो लेफ्ट आउट क्वेश्चंस है। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। उसके आगे जो है 11, 12, 13 अप टू 16 तक। तो चलिए देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा आज क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए देखते हैं क्या है। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि कुछ देखे कुछ छोड़ दिए। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कर, खासकर थ्योरेटिकल पार्ट में तो जरूर। इसमें आप जरूर कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन है वहाँ स्लाइड करके उस क्वेश्चन को देख लिया, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई अगर डायरेक्ट यहाँ जंप कीजिएगा तो आपको परेशानी हो सकती है, समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इससे प्रीवियस चैप्टर जो भी है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सेट थ्योरी का प्लेलिस्ट में सारा आपको चैप्टर 1 से लेकर, मतलब बेसिक जो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर यहाँ तक आपको मिसलेनियस तक का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो अगर आप नए होंगे, नहीं देखे होंगे पहले से, तो उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स। क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव, मतलब एम्प्टी सेट। एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है। फॉर सम सेट एक्स, ए बी सेट्स है, कोई अनदर सेट्स है जिस पर के ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो कंडीशन मेरा दिया है कि उस पर अगर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स करे या बी इंटरसेक्शन एक्स करे तो मेरा एम्प्टी सेट मिलेगा, और दोनों का यूनियन करे तो बराबर आएगा। तो हमको शो क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू बी है। अब देखो क्वेश्चन तो ये है, आप हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है, देखो वहां से भी बना सकते हो, लेकिन मेरा अप्रोच डिफरेंट है। कभी भी मैं नहीं कहूंगा कि शुरू में तुम हिंट देखो और बनाओ, नहीं, क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लो। जितना मेहनत, मैं बार बार बोलता हूँ, 30 मिनट्स लगे 40 मिनट्स लगे, नहीं बनाओ, एटलीस्ट 1 आवर तो ट्राई करो। अभी क्या है, अभी का मेहनत बाद में काम आएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे? सबसे पहले मेरा कंसेप्ट है कि ठीक है, ये तो क्वेश्चन दे दिया, अब इसको कैसे अप्रोच करें। तो मेरा यहाँ क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ बी इंटरसेक्शन एक्स, वहां ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो इसमें कुछ कंडीशन दिया है कि इतना इक्वल टू क्या है, एक अलग हमको सेट दिया हुआ है, 5 एम्प्टी सेट्स है, और यहाँ ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स दिया है। तो हमको ये लग रहा है कि इसको यूटिलाइज कहीं करना चाहिए, अगर इससे प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि इतना इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन से पता चलेगा, इतना इक्वल टू क्या दिया है, समथिंग दिया हुआ है। तो हम यहां से प्रोसीड करते हैं। तो क्या है, हम सॉल्यूशन की तरफ अगर मूव करेंगे तो क्या लिखेंगे? गिवन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब देखो, ऑपरेशन ऑन सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स हम पढ़ाए होंगे लास्ट क्लास में, आप प्रीवियस क्लासेस का वीडियोस देख लीजिएगा, जो भी प्रॉपर्टी होता है। अब देखो हमको क्या ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है। ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स दिया हुआ है, इस पर ऑपरेशन क्या करें? तो यहाँ यूनियन दिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास इंटरसेक्शन बचता है अभी, तो हम क्या करेंगे, दोनों पर इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं। ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन। अब बात आती है कि सर इंटरसेक्शन तो हम करेंगे, लेकिन किसके साथ? ए के साथ करें कि बी के साथ करें कि एक्स के साथ करें? तो हमको क्या करना है, ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है। तो कोई भी जब काम करेंगे तो आइदर ए के साथ करो या बी के साथ करो, क्योंकि एक्स के साथ करोगे तो हो सकता है रिजल्ट कुछ एक्स के आसपास मिल जाए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा, फिर फाइव आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा। तो हम लोग ए इक्वल टू बी चूंकि प्रूफ करना है, तो आइदर ए के साथ ऑपरेशन करेंगे और बी के साथ करेंगे। तो यहां पर ए के साथ कर लेते हैं पहले, अगर इधर ए लिए तो उधर भी ए लेंगे। इंप्लाइज क्या होगा? अब देखो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम बताए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन। ये देखो, ये आपको हम बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन है ये। तो ये प्रॉपर्टीज हम बताए थे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज, उसमें देखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन हम बताए थे, यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए।
अब देखो दोनों सेम सेट है तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, सेम आएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़े हो ना, वो बताए थे कि जब दो सेट्स है, सेम सेट्स है, उस पर सेम सेट्स ऑपरेशन किया जाए, इधर यूनियन और इंटरसेक्शन, तो सेम सेट्स मिलता है। तो ये मेरा आइडेम्पोटेंट लॉ के अकॉर्डिंगली ए आ जाएगा। यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए क्या दिया हुआ है, फाई। आप कह सकते हो कि ये तो ए इंटरसेक्शन एक्स दिया था। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि एक्स इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन एक्स दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, एज पर कम्यूटेटिव लॉ। एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स। तो हम यहां लिख सकते हैं इतना, अगर एक लाइन आगे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बी इंटरसेक्शन ए और यहां भी यूनियन कर लो ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। चूंकि x इंटरसेक्शन a इक्वल टू a इंटरसेक्शन x, कम्यूटेटिव लॉ लिख सकते हो, नीचे लिखना है तो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, इसके अकॉर्डिंगली ये होता है। अब a इंटरसेक्शन x इक्वल टू क्या दिया है, फाई दिया है, तो a यूनियन फाई इक्वल टू b इंटरसेक्शन a यूनियन फाई, इंप्लाइज दैट a यूनियन फाई क्या होगा, a ही हो जाएगा, और बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए ही हो जाएगा। अब देखो ए इक्वल टू आ रहा है बी इंटरसेक्शन ए, ये कब पॉसिबल है, दोनों का कॉमन पार्ट जो है वही आ रहा है। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, ए अगर बी के अंदर रहेगा तब तो ये मेरा आएगा, बी ए है, अगर ए मेरा ये होगा तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, ए, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए का जो भी एलिमेंट्स है बी से बिलोंग कर रहा है, तो A is subset of B, implies that A is subset of B। ये मेरा आया। अब कहोगे सर प्रूफ तो हमको A इक्वल टू बी करना था, करना तो था, तो A इक्वल टू बी प्रूफ करने के लिए क्या हमको प्रूफ करना चाहिए कि A इज सबसेट ऑफ B, और एक कंडीशन है B इज सबसेट ऑफ A। अगर दोनों फॉलो करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो एक यहां से मेरा ये आ गया, A इज सबसेट ऑफ B, लेकिन चूंकि दोनों को इक्वल प्रूफ हमको करना है तो एक हमको बी सबसेट ऑफ ए भी लाना पड़ेगा। तो उसके लिए ए से अभी ऑपरेशन हम किए थे, अब बी से ऑपरेशन कर देते हैं। अगेन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, इंप्लाइज दैट ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, इंप्लाइज दैट ए यूनियन एक्स है, क्या है, ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी है। तो इस पर वही है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन और यूनियन प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। अब इस बार मैं कम्यूटेटिव लॉ नहीं लिखने जा रहा हूं, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखूंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी यूनियन फाई इज इक्वल टू बी। इसका मीनिंग क्या होगा, ए इंटरसेक्शन, या यहां से आप लिख लो सकते हो तो ऐसे लिख लो, इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां डिफरेंट हो जाएगा, यहां क्या था, बी इंटरसेक्शन ए था, इक्वल टू ए आ रहा था, तो ए सबसेट हो रहा था। यहां क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देख लो कि ए ये रहेगा और बी इसके अंदर रहेगा, तब क्या होगा कि बी का सारा एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, तब दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, बी आएगा। अगर ये वाला कंडीशन लेते तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते तो क्या आता, यहां ए आता, लेकिन यहां क्या है, बी, इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, क्या लिखेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये 2, और फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 A is subset of B and B is subset of A, that is A is equal to B।
दैट इज ए इक्वल टू बी। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ए इक्वल टू बी। तो इसी तरह से हम लोग को अटेम्प्ट लेना है। आप हिंट्स में दिया है, क्या दिया हुआ उसमें, ए इक्वल टू मान लो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और बी इक्वल टू मान लो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो आप वैसे भी प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, इस वे में आपको प्रोसीड बताया कि वो भी सेम ही है। वो भी क्या है, यही है कि ए की जगह पर इसको लिख रहा है और बी की जगह पर ये लिख रहा है और आगे आप प्रोसीड कर रहे हो। तो सिमिलर है। आप प्रोसीड कैसे करोगे, पहले देख लो कंडीशन कहाँ दिया हुआ, इसमें दिया, मतलब यहाँ से हमको प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि ये क्या दिया है, इसका कुछ वैल्यू दिया है, तो इसको हमको यूटिलाइज करना है। इसका वैल्यू दिया मतलब इसको यूटिलाइज करना है और यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है मेरा, कह रहा है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट, क्या कर रहा है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is equal to 5। इसमें क्या करना है, ये तो कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो हर आदमी, हम कुछ फाइंड करेंगे तो अलग आंसर आएगा, आप फाइंड करोगे तो आपका अलग आंसर आएगा। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन मिलाना नहीं है कि क्या आ रहा है, बस ये ऐसा सेट रहना चाहिए कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। आपका अप्रोच यही होना चाहिए। तो लेट अस सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। क्या है, नॉन एम्प्टी, मतलब कुछ कॉमन रहना चाहिए। लेट ए इक्वल टू क्या मान लें, सिंपल 1 2, बी इक्वल टू नॉन एम्प्टी है तो ए इंटरसेक्शन बी भी कुछ आना चाहिए मेरा। तो एक 2 को कॉमन ले लेते हैं और क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी भी कुछ कॉमन आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी भी कुछ कॉमन आना चाहिए। तो सी में अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी भी कॉमन आना चाहिए। तो इसका 1 ले लेते हैं और इसका क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अगर चाहो तो कोई इशू नहीं है, 1 2 तो बराबर हो जाएगा। इसको ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। क्या मेरा ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखेंगे यहां पर क्या आएगा, 2, दैट इज कॉमन। अब क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं तो क्या आ रहा है, बी और सी में क्या है, 3 कॉमन है। तो मेरा 3 आ गया। और ए इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं तो क्या आ रहा है इसमें, यहां 1 यहां 1, तो ये 1 आ गया मेरे पास। तो ये तो नॉन एम्प्टी सेट्स हो गया, ए बी सी ये हो गया। लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 होना चाहिए। तब आप बताओ कि ए बी में क्या है, 2 है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 है, और इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं तो क्या आएगा, दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है। हियर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ आप लिख सकते हो ना, इसको क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी का बी का वैल्यू क्या है, 2, और इंटरसेक्शन सी 1 3 5। तो इसलिए सेट क्या होगा, हेंस
possible sets are क्या हो जाएगा? आप लिख दो सारा सेट्स का नाम लिख सकते हो। ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 2 3, सी इक्वल टू 1 3। और आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, सबको ए बी कर दो, ए बी। अब क्या था, बी कॉमन था, बी सी ए सी। ये भी आप एबीसीडी के फॉर्म में भी ले सकते हो। जैसे 1 2 लिए, कोई यहां से 4 5 ले सकता है, यहां 5 6 ले लेगा, यहां 4 6 ले लेगा, तो सबका आंसर अलग आएगा। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए कि एग्जाम्पल्स चूंकि पूछ रहा है फाइंड सेट्स एबीसी क्या होगा, तो आप कोई भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो, वो आपका जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलो 13 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were, find how many students were taking neither tea nor coffee. क्या पूछ रहा है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वेर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी, 100 वेर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। इसमें हमको बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ना तो टी ले रहे हैं ना ही कॉफी ले रहे हैं, मतलब दोनों में से कुछ नहीं ले रहे हैं। तो हमको क्या इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, गिवन n of t is equal to 150, 225 taking coffee, 225 coffee, 100 were taking both tea and coffee, क्या बोल रहा है, 100 were taking both, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब दोनों में से कुछ नहीं ले रहा है। तो हमको चाहिए वैसा स्टूडेंट्स कि दोनों कौन ले रहा है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि दोनों कौन ले रहा है, तो टोटल सर्वे में से सबको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कुछ नहीं, जो नहीं ले रहा है उसका पता चल जाएगा। तो हम लोग को पहले क्या पता करना है कि दोनों कौन ले रहा है। आइदर नाउ we first
at first we will find the number of students which are taking either टी और कॉफी, या तो टी ले रहा है या तो कॉफी ले रहा है, दैट इज एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एन सी यूनियन टी क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी कितना दिया हुआ है 225 प्लस एन ऑफ टी क्या दिया है 150 माइनस क्या दिया है 100, कितना वैल्यू आ जाएगा 250, सॉरी क्या आ जाएगा 225 प्लस 150 कितना हो जाएगा 375 माइनस 100 मतलब 275। 275 लोग ऐसे हैं जो कि या तो कॉफी ले रहे हैं नहीं तो टी ले रहे हैं, दोनों में से कोई एक जरूर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, आइदर कॉफी और टी। हमको पता क्या करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ना तो टी ले रहे हैं ना ही कॉफी ले रहे हैं। तो अब मेरे पास क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा इसमें मेरे पास। अब हमको पता करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नाइदर कॉफी ले रहे हैं ना ही टी ले रहे हैं, ये पता चल गया कि दोनों में से कोई एक लेने वाले 275 हैं, तो वो कितना हो जाएगा 600, टोटल कितने हैं 600 माइनस 275, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग neither tea nor coffee is equal to 600 minus 275 is equal to 325। ये आंसर हो जाएगा। अगर इसमें और वर्ड में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सेंटेंस में कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स minus total number of students in school minus number of students taking either tea or coffee, taking either tea or coffee, उसके बाद में 600 minus 275 इक्वल टू 325। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है, प्रॉब्लम में कि हम लोग को पता कर लेना है कि कितना पहले लोग ले रहे हैं। अगर वो पता चल जाएगा तो नहीं लेने वाला का जो टोटल है उसमें से माइनस कर देना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 नो हिंदी, क्या है 100 नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, क्या है 50 नो इंग्लिश, कॉमा and 25 no both, and 25 no both. Each of the students knows either Hindi or English.
each of the students know either Hindi or English. How many students are there in the group? क्वेश्चन में मेरा पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ग्रुप में हैं। कह रहा है कि जितने भी हैं कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। दो ही लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, और दोनों में से कोई ना कोई जरूर जानता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो कि फ्रेंच जानता हो ये सब नहीं जानता हो, या उर्दू जानता हो, ऐसा कुछ नहीं। कोई ना कोई जरूर जान रहा है। तो क्या है? फर्स्ट गिवन 100 नो हिंदी, n of h इक्वल टू 100, 50 नो इंग्लिश, n of e इक्वल टू 50, 25 नो बोथ, बोथ मतलब कॉमन हो गया। अब नो बोथ, इनको दोनों पता है। ईच ऑफ स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, सबको कुछ ना कुछ पता है, दोनों में से एक लैंग्वेज पता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, अब कितने ग्रुप में हैं? तो मतलब टोटल स्टूडेंट जो आइदर हिंदी या इंग्लिश जानते हो। तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the group is equal to number of students knowing either हिंदी और इंग्लिश। यही ना होगा। लैंग्वेज में लिखने के लिए इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, इससे एग्जाम में बहुत असर पड़ता है, अच्छा नंबर मिलता है। क्योंकि ये हो गया कि आप जानते हो, चीज़ों को बारीकी से समझ रहे हो। इसलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन जरूर कीजिएगा। शॉर्ट में भी लिख करके बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग आइदर हिंदी और इंग्लिश इक्वल टू n h यूनियन e, हिंदी और इंग्लिश। नाउ एन एच यूनियन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू एन ऑफ एच क्या है? 100, 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 125। यही तो आंसर होगा। देख लो, क्या दिया हुआ है? 125। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 एंड 16 2 क्वेश्चंस बच गया है। ये इस क्वेश्चंस को मैं अगले क्लास में करा दूंगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, टाइम अभी और लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट दोनों क्वेश्चन में लग जाएगा। तो इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कर दूंगा। क्योंकि आप लोग एक ही वीडियो को देखते देखते होता क्या है ना कि बच्चा थक जाता है। ऐसे अगर क्लास चलते रहता है ऑफलाइन तो 1.5 घंटा क्लास तक बच्चा लोग आराम से बैठे रह जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा, इसी में व्हाट्सएप भी देखना है, इसी में फेसबुक भी चलाना है, तो कुछ देर पढ़ते पढ़ते दिमाग भड़क जाएगा। इसलिए लेक्चर अब थोड़ा छोटा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 30 मिनट्स तक रहे मैक्सिमम। तो चलिए, थैंक यू गाइस। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।